जी हाँ दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताओ, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। एक पार्ट है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर है, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर का लेके, जिसके अंदर अक्सर बच्चों को याद नहीं हो पाता है। इसको हम इस रिवीजन वीडियो के अंदर एक बारी के अंदर याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं एक एक करके देखेंगे। तो ना इसकी ड्यूटीज को ना हमने काफी सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। उसके बाद एक आध पार्ट थोड़े बड़े हैं जिसके अंदर एक एक चीज बता रखी है, बाकी सारे पार्ट वन वन लाइनर है। तो पहला जो पार्ट है जिसके अंदर पहली ड्यूटी है ऑडिटर की, तो ड्यूटी है ऑडिटर की, every auditor has the right to access books of accounts and perform his duties by inquiring into the following matters। अब ये कौन कौन से मैटर है? तो सबसे पहले हम ये बोल रहे हैं कि हर एक ऑडिटर की ड्यूटी है, क्योंकि देखो अब ऑडिट करोगे, आप ऑडिट करते हो किस चीज की करते हो? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करते हो। आप किसकी ऑडिट करते हो? आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, बैलेंस शीट के, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आप ऑडिट करते हो। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपके पास राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए। अदरवाइज आप ये कैसे देखोगे कि जो आपके बैलेंस शीट है, पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो सही तरीके से हम रिपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो उस चीज के लिए क्या होता है? उस चीज के लिए हमारे पास राइट होता है एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब अगर हमारे पास राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो हमारी नेक्स्ट ड्यूटी होती है राइट टू इंक्वायर इनटू द फॉलोइंग मैटर्स। अब वो मैटर्स कौन कौन से हैं उस पर बात करेंगे। तो पहले ना ऑडिटर की ड्यूटी, पहले ये समझिए ऑडिटर का क्या काम होता है। ऑडिटर का काम होता है एक ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिश करना कि उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनकी पीएनएल है, उनके बैलेंस शीट है, वो कितने ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट। तो अब ऑडिटर को अगर ये चीज चेक करनी हो, उसके लिए उसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, उसके लिए उसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, उसके उसकी क्या क्या राइट्स होंगे। तो पहला ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि हर एक ऑडिटर को इंक्वायर करना है इन द फॉलोइंग मैटर। पहले उसको राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलेगा। तो अगर उसे राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलेगा, उसे फॉलोइंग मैटर्स पे इंक्वायरी करनी है। कौन कौन से मैटर्स हैं वो? सर मेरे साथ बोले, ABCDEF। बोलो ABCDEF। बोलो ABCDEF। अब ए से क्या है? एडवांसेस, बी से है बुक एंट्रीज, सी से है कंपनी, डी से है डिपॉजिट्स, ई से है एक्सपेंसेस और एफ से है फॉर कैश। अब एक एक करके इनको बताते हैं क्या है। एडवांसेस, इसके अंदर ये बोल रहे हैं जो कंपनी ने एडवांसेस एंड लोन्स मेड बाय द कंपनी है इज प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड वेदर द टर्म्स आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इसका क्या मतलब है? अगर कंपनी ने कोई लोन दिया है, अगर कंपनी ने कोई एडवांस दिया है, वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है। मतलब अगर आपने एडवांस दिया तो प्रॉपरली सिक्योर्ड है अगेंस्ट एनी एसेट। आपने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, आपने कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एसेट गिरवी रखा है, या कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड, जो भी आपने लोन दिया है वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर्ड है या नहीं है। प्लस में उसके जितने भी इंटरेस्ट है, जिस अग्रीमेंट के बेसिस पे वो लोन दिया आपने, वो प्रीजुडिशियल, मतलब वो कंपनी के हित में ही है ना, कंपनी के अनहित में तो नहीं है ना वो वाले। जो भी आपने क्या दिया है, जो भी आपने एडवांसेस दिए हैं, कंपनी ने जो भी एडवांसेस दिए हैं, आगे किसी को लोन दिया है, वो सारे कंपनी के हित में होने जरूरी है। तो और साथ ही साथ वो सारे जो एडवांसेस और बुक वो लोन्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? सिक्योर्ड। उसके बाद आता है बुक एंट्रीज, जो कि ट्रांजेक्शन्स हमने बुक एंट्रीज की तरह डाली है, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए डाला है। वो सारी प्री जुडिशियल टू कंपनी इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर वो प्री जुडिशियल टू कंपनी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, तो हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी जो उनकी बुक एंट्रीज हैं वो सारी ट्रू एंड फेयर व्यू देती है या नहीं देती। फिर अगर वेयर द कंपनी इज नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट और अ बैंकिंग कंपनी, अगर कोई ऐसी कंपनी जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी या फिर कोई बैंकिंग कंपनी नहीं है, मतलब जिस कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं होता शेयर्स की सेल और परचेज से, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट करती है, तो क्या ऐसी कोई कंपनी जिन्होंने शेयर्स और डिबेंचर्स को अपने जिस प्राइस पे खरीदा उससे कम पे बेचे, तो हमें उस चीज पे इंक्वायर करनी पड़ेगी ऐसा क्यों करा आपने, प्राइस से कम पे क्यों बेचे आपने, ऐसा क्या हो गया कि आपको प्राइस से कम पे बेचने पड़े। चलो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, बैंकिंग कंपनी होती है, उसमें समझ आता है कि वो प्राइस से कम क्यों बेचते हैं, बिकॉज उनको अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें लॉस में भी शेयर्स को बेचना पड़ता है। और उनका काम धंधा ये होता है शेयर्स को परचेज करना और बेचना, शेयर्स को खरीदना और बेचना, और डिबेंचर्स को खरीदना और बेचना। बट अगर आप जो कि कंपनी नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी, आपने ऐसा परचेज करके उसको कम रेट में क्यों बेचा, आपके पास क्या लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ गया था, तो ये सारी चीज का मैटर का इंक्वायर कौन करेगा? सर ये ऑडिटर करेगा। उसके बाद हम आते हैं डिपॉजिट्स, वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी आर शोन एज डिपॉजिट्स। ऐसा तो नहीं है जो आपने आगे लोन्स एंड एडवांसेस दिया आपने कहीं उसको डिपॉजिट दिखा रखा हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चीज भी हमें चेक करनी पड़ेगी।
कहीं ऐसा तो नहीं आपने पर्सनल एक्सपेंसेस के खर्चे जो हैं अपने अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर डाल दिए, मतलब डायरेक्टर ने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस पीएनएल अकाउंट में डाल दियो, डायरेक्टर ने अपने घर के खर्चे पीएनएल अकाउंट में डाल दिए, तो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि पर्सनल नेचर के खर्चे आपके पीएनएल अकाउंट को हिट कर रहे हो। एफसीआई वेदर इट इज स्टेटेड दैट शेयर्स हैज बीन अलॉटेड फॉर कैश एंड वेदर द कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। इसका क्या मतलब है? अरे भाई सर ये बोल रहे हैं कि अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं फॉर कैश और वो जो कैश है वो आपके बैंक अकाउंट में या जैसे भी है आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, अगर वो रिसीव नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और अगर रिसीव हो गया है तो हाँ भाई प्रॉपर्ली सारा अमाउंट रिसीव हो गया है ना, तो ये सारे मैटर्स को इंक्वायर कौन करेगा? ये सारे मैटर को हमारा ऑडिटर इंक्वायर करेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड इफ द होल्डिंग कंपनी देन द ऑडिटर हैव द राइट टू एक्सेस द सब्सिडरी फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। अगर आप किसी होल्डिंग कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपके पास राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज भी होता है, और फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन आप सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो, और उसमें अगर कोई गड़बड़ हो तो आप उस चीज को पता लगा के इंक्वायर कर सकते हो। तो एवरी ऑडिटर हैज द राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इंक्वायर इनटू द फॉलोइंग मैटर्स। कौन कौन से मैटर है सर? ए बी सी डी ई एफ। ए से क्या एडवांसेस, बी से क्या बुक एंट्री, सी से है कंपनी डिपॉजिट्स एक्सपेंसेस फॉर कैश। एडवांसेस जो कि कंपनी ने दिए हैं, लोन्स दिए हैं, वो कहीं पे क्या है? वो कहीं पे प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, प्री जुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट है ना। बुक एंट्रीज प्री जुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट है ना। ऐसा तो नहीं फेक एंट्रीज डाल रहे हो, और कंपनी अदर देन इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी, ऐसा तो नहीं उन्होंने जो शेयर्स परचेज करे उसको लेस प्राइस पे बेच दियो, उसके बाद कंपनी ने कोई लोन एडवांसेज दिया उसको डिपॉजिट्स तो नहीं दिखा रखा, या फिर आपने पर्सनल नेचर के खर्चे तो पीएनएल अकाउंट के अंदर नहीं डाले हुए, या फिर अगर आपने कोई शेयर्स अलॉट करे फॉर कैश और वो कैश रिसीव हो गया है ना, तो ये सारी चीजें कौन चेक करेगा? ये सारी चीजों को चेक करने का अधिकार किसका होता है? ऑडिटर का। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडिटर का, और क्या अधिकार होता है? ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर स्टेटिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन एग्जामिन्ड टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। इसका क्या मतलब है? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर ये दर्शाएगा कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी है सारे बने हैं। अगर ऐसा कुछ भी इसके अंदर डाइवर्जन है, क्या वो एक्ट के साथ मैच नहीं हो रही, क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ नहीं मैच हो रहे, क्या वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ नहीं मैच हो रहे, तो ऐसा अगर कोई डाइवर्जन है उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट, किसको देता है ये शेयर होल्डर जो कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी होते हैं उनको देता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो 100% उन्होंने एग्जामिन करें, टेकिंग इनटू अकाउंट क्या प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब एक्ट के हिसाब से बने हैं, या फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही बने हैं। इसके अंदर कोई भी डाइवर्जन नहीं है, अगर डाइवर्जन है वो हमने इसके अंदर रिपोर्ट कर दिया है। और क्या होता है, सुनो मेरी बात, अब ऑडिट रिपोर्ट तो बनानी है उनको, ये सारी चीजें बताती हैं, साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये और भी सारी चीजें इसको स्टेट करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट आता है वेदर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन हैज बीन सॉट टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ नेसेसरी फॉर ऑडिट। मतलब आपने सारी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गैदर करके ही ऑडिट रिपोर्ट को इशू करा है, गैदर करके उसको ऑडिट करके ही ऑडिट रिपोर्ट को इशू करा है। ऐसा तो नहीं है आपने कोई ऐसी बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन छोड़ दी जिसकी बेसिस पे आपका ऑडिट रिपोर्ट का जो हम क्या बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट का ओपिनियन, चाहे वो एडवर्स हो चाहे डिस्क्लेमर हो, ऐसा तो नहीं वो ओपिनियन मिल जाएगा। तो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ली है, जितनी भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ली है, आपने बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज मतलब बेस्ट ऑफ द ऑडिटर्स नॉलेज एंड बिलीफ लिया, इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छूटी है। अगर कोई इंफॉर्मेशन छूटी है जिसकी वजह से ऑडिटर का रिपोर्ट हिल सकता है तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, तो ये ऑडिट को अपनी ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर डालना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन गैदर करी है और बेस्ट ऑफ हिज माय नॉलेज एंड बिलीफ मैंने गैदर करी और इसके अंदर भी कोई भी मिसमैच नहीं होगा। Whether the proper books of account as required by the law has been kept by the company। भाई कंपनी अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के रखती है या नहीं रखती है? अगर कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के रखती है नहीं रखती है, एज पर द एक्ट, एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट, वो सारी चीजें उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखी है नहीं रखी है, ये चीजें भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डालनी पड़ेगी। अरे भाई जितने भी इन्वेस्टर्स, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे मेंबर्स होते हैं, वो किस पे भरोसा करते हैं सर? वो भरोसा करते हैं एक ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। तो ऑडिटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या होती है, वो सारी चीजें अच्छे से एग्जामिन करे, अच्छे से गैदर करे और हर चीज को ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दर्शाए, बताए कि हाँ भाई इस कंपनी के अंदर ये दिक्कत है, इस कंपनी के अंदर ये खामी है और इस कंपनी के अंदर ये चीज अच्छी है। तो हर एक चीज हमें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर स्टेट करनी पड़ती है।
होती है, तो साथ ही साथ हमें ये भी स्टेट करना पड़ता है कि उसके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है या नहीं है, वेदर अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस हैज बीन डेल्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, या भाई अगर उनकी कोई ब्रांच है ऑपरेट कर रही है, इंडिया में कर रही है, इंडिया से बाहर कर रही है, तो वो अच्छे से डेल्ट इन करी है नहीं करी है। ऐसा तो नहीं कि आपने उस ब्रांच को छोड़ दिया हो या फिर उस ब्रांच जो कि बाहर है उसको छोड़ दिया हो, नहीं सर हमने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा, हमें सारी चीजें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बतानी पड़ेगी। वेदर द बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। अरे भाई आपका जो बैलेंस शीट है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कैसे बनता है सर, पहले बुक के अंदर एंट्री पास होती है, फिर वो एंट्री जो है लेजर के अंदर डलती है, उस लेजर के बाद पीएनएल या फिर बैलेंस शीट के अंदर जाती है। तो आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो पीएनएल या बैलेंस शीट के साथ आपके टैली हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये भी हमें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा। अगर कोई इमटेरियल डिफरेंस है हम उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, अगर इमटेरियल डिफरेंस है तो वो हर चीज हमें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डालनी पड़ेगी। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये चीज हमने ऊपर भी लिखी थी, हमें ये चीज यहाँ पे बतानी पड़ेगी। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किससे प्रिपेयर करें, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए उनके बेसिस पे हमने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करा है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन कमेंट्स ऑफ ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन मैटर विच हैव बीन, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ इतना ही है। तो अगर कोई आपका ऑब्जर्वेशन कमेंट है कोई भी एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कोई ऐसे मैटर के ऊपर, तो आपने उस चीज को ऑडिट रिपोर्ट के अंदर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कराया नहीं कराया, ये चीज भी आपको बतानी पड़ेगी। वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, ऐसा तो कोई डायरेक्टर नहीं है जो कि हैज बीन अपॉइंट, जो कि डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर था उसके बाद भी आपने अपॉइंट करा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज भी हमें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सारी चीजों का खुलासा करना पड़ता है। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, खुलासा करती है कंपनी का, कि कंपनी के अंदर कोई झोल झपाटा तो नहीं चल रहा, कंपनी हाँ भाई सही राह पे सही चीजें कर रही है, यस सर बिल्कुल सही चीजें कर रही है। वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल्स टू एक्सेस ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है जितने भी हमने कंट्रोल्स लगा रखे हैं ओवर द रिस्क वो सारे इफेक्टिव हैं या नहीं है। मतलब इसके अंदर कंपनी, हर एक कंपनी का एक रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स बनता है। आपने ये चीज ऑडिट के अंदर जरूर पढ़ी होगी, इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे को अपने कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं उन रिस्क के ऊपर जो कि कंपनी को लगता है कि हाँ भाई ये रिस्क हो सकता है, तो वो कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव है उन रिस्क के ऊपर, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी हमें क्या बताना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, कि हाँ भाई ये जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं ये हमारे रिस्क के ऊपर इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। उसके बाद सर द ऑडिट रिपोर्ट शैल स्टेट द रीजंस ऑफ नेगेटिव और क्वालिफाइड रिपोर्ट, मतलब अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट आप नेगेटिव या क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि आप ये क्यों दे रहे हो नेगेटिव और क्वालिफाइड रिपोर्ट। अगर आप दे रहे हो तो आपको ये चीज का खुलासा रिपोर्ट के अंदर ही करना पड़ेगा कि व्हाई यू हैव गिवन दिस डिस्क्लेमर और क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो सर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट होता है तो क्या गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर जो है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उसका ऑडिटर अपॉइंट करता है, और उसकी ऑडिट रिपोर्ट को विद इन 60 डेज जो है कॉम्प्ट्रोलर जब ऑडिट रिपोर्ट दे देता है। देखो कोई भी कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, वो करता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बोला कि हाँ भाई तू बंदा हमारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करेगा, उस गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करने के बाद वो ऑडिट रिपोर्ट देगा। अब हम यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट की बात करें, अब उसने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, अब उस ऑडिट रिपोर्ट को हमें विद इन 60 डेज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास राइट आ जाता है कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट। मतलब अगर उसे लगता है कि हाँ भाई इस रिपोर्ट के अंदर कुछ गड़बड़ है तो वो उस पर कमेंट करता है, या कंडक्ट एनी सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ सच कंपनी, मतलब उसे लगता है कि हाँ भाई जो मेन ऑडिटर था उसने अच्छे से ऑडिट नहीं करा है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करा सकता है। तो देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट कंपनी है उसका जो ऑडिटर है वो कौन अपॉइंट करेगा, वो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करेगा। उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है विद इन 60 डेज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या तो कमेंट करेगा कि हाँ भाई उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे कोई एडवर्स कमेंट तो नहीं है, अगर कमेंट सब कुछ सही है, या फिर उसे लगता है कि हाँ भाई इसकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई दिक्कत है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जिस ऑडिटर ने करी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ एज अ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मैं एक सब्सिक्वेंट ऑडिट भी करा सकता हूँ। यस सर, अगर कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल इफ सीम्स नेसेसरी में ऑर्डर टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड ऑफ सच कंपनी, सप्लीमेंट्री ऑडिट के बाद ये टेस्ट ऑडिट भी करा सकते हैं। टेस्ट ऑडिट के अंदर स्पेसिफिक एरियाज का ऑडिट होता है, स्पेसिफिक एरियाज जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू के अंदर गड़बड़ लग रही है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सिर्फ एक स्पेसिफिक रेवेन्यू का ऑडिट करा सकता है, सिर्फ स्पेसिफिक परचेजेस का ऑडिट करा सकता है, सिर्फ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस का ऑडिट भी करा सकता है, तो ये कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करा सकता है। ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, पहले हमने देखा था ऑडिटर शैल कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब यहाँ पे दोबारा से वही
सेम चीज प्रोड्यूस करिए, ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तो हम सब ने पढ़े ही हैं, ऐसे जितनी भी SA की सीरीज होती है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो हमारे 200 SQC 1 से चालू होके हमारे 800 तक जाते हैं, फिर हमारे SRS SREs आते हैं। सर यस सर। अब अगर ब्रांच कंपनी की बाहर है, या फिर ब्रांच कंपनी की इंडिया में, या फिर ब्रांच कंपनी की बाहर है, तो उसका ऑडिट किसने करा है? तो ऑडिटर ऑफ द कंपनी करे अगर इंडिया में है तो, या फिर एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। फॉर एग्जांपल कोई ऑडिट फर्म है जो कि कंपनी को ऑडिट कर रही है, कंपनी बेस्ड है दिल्ली के अंदर, अगर कंपनी का कोई ब्रांच है मान लो फॉर एग्जांपल चेन्नई में, और ये वाला ऑडिटर जा नहीं सकता चेन्नई, तो ये कोई भी वहां के क्वालिफाइड पर्सन से बोलेगा कि आप ऑडिट करके मुझे बताओ इसकी ब्रांच सही से ऑपरेट कर रही है नहीं कर रही है। या फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का जो ऑफिस का ब्रांच है वो है इंडिया से बाहर, तो उस केस में ये वाला ऑडिटर जाए, या अगर ये ऑडिटर नहीं जा पा रहा तो वहां का कोई क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो कि ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है, वो ऑडिट करके मुझे रिपोर्ट दे कि इसकी ब्रांच जो है सही से ऑपरेट कर रही है नहीं कर रही। तो एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री, उस कंपनी के लॉज के हिसाब से। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन मैटर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसे स्पेसिफाई करती है ऐसे स्पेसिफाई करती है मैटर जिनके ऊपर आपको रिपोर्ट देनी है, तो आपको उन मैटर्स पे तो स्पेसिफिकली अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट जो है देनी पड़ेगी। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं समझ आई? जल्दी से मेरे को बताइए, आपको मेरी बात समझ आई या नहीं समझ आई? यस सर समझ आ गई, पक्का आ गई ना मेरी बात समझ? तो चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। तो फ्रॉड रिपोर्टिंग क्या होता है इसके अंदर? सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के अंदर हम ना फ्रॉड रिपोर्टिंग करते हैं और रूल 13 आता है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो दो बातें होती हैं, एक है जो फ्रॉड है उसका अमाउंट 1 करोड़ तक है, और एक फ्रॉड है जिसका अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो क्या, और फ्रॉड का अमाउंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो क्या? तो देखो अगर आपका फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ तक है तो आपको ये जो नॉलेज आते हैं, बीइंग एन ऑडिटर आपको नॉलेज आते हैं कि हाँ भाई इस कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है, आपको ये चीज बतानी पड़ेगी नॉट लेटर देन 2 डेज, विद इन 2 डेज। किसको बतानी पड़ेगी? आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बतानी पड़ेगी और उस कंपनी की ऑडिट कमेटी को बतानी पड़ेगी। क्या क्या चीजें बतानी पड़ेगी? सर आपको पैन देना पड़ेगा। पैन क्या क्या होता है सर? पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है इस फ्रॉड के अंदर, अमाउंट कितने का अमाउंट है, 1 करोड़ से कम का है तो कितने का, 90 लाख का है, 70 लाख का है, 80 लाख का है, 85 लाख का है, वो चीज़ हमें बतानी पड़ेगी। किसको बतानी पड़ेगी? सर हमें बतानी पड़ेगी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और ऑडिट कमेटी को। प्लस में नेचर, किस टाइप का फ्रॉड है, कैश फ्रॉड है या रेवेन्यू का फ्रॉड है, किस टाइप का फ्रॉड है, ये भी हमारे को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी को बताना पड़ेगा विद इन 2 डेज। जैसी आपको नॉलेज मिली उसको इमीडिएटली विद इन 2 डेज आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी को बताना पड़ेगा, अगर अमाउंट आपका 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो। अगर आपका अमाउंट का जो फ्रॉड है वो 1 करोड़ से ज्यादा का है तो क्या, आपने इसकी नॉलेज जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर आपने ऑडिट कमेटी को दी, उनसे रिप्लाई आना चाहिए विद इन 45 डेज। अगर तो रिप्लाई आता है, रिप्लाई रिसीव, और या फिर रिप्लाई विद इन 45 डेज नहीं आता है, तो दो चीजें होती हैं। अगर रिप्लाई आता है विद इन 45 डेज तो आपको जो रिप्लाई ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस अगर कोई आपकी ऑब्जर्वेशन है या उनकी ऑब्जर्वेशन है वो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिप्लाई। मतलब या आपको बेसिकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और ऑडिट कमेटी का ना रिप्लाई सीक करना पड़ेगा कितने दिन में? 45 दिन के अंदर। 45 दिन के अंदर अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, जिस दिन आ जाता है उसके अगले 15 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हाँ भाई इस कंपनी के अंदर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ है। अब विद इन 15 डेज जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर आपको रिप्लाई रिसीव नहीं होता 45 डेज के अंदर, रिप्लाई नॉट रिसीव, जिस दिन 45 डेज ओवर होंगे उस दिन आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस प्लस रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि आपने दी थी, किसको दी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी को आपने एक रिपोर्ट दी थी, आपने बताया था पार्टीज कौन कौन सी, अमाउंट कौन कौन सा, नेचर ऑफ फ्रॉड, प्लस में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर, आपको कैसे पता चला ये फ्रॉड हुआ है। तो आपके ऑब्जर्वेशन प्लस कमेंट्स जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने पड़ेंगे विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपायरी ऑफ 45 डेज। विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज आपको ये चीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आपको इन्फॉर्म कैसे करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को? ये दोनों मेथड में, चाहे रिप्लाई रिसीव हुआ है विद इन टाइम, चाहे रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ है विद इन टाइम, आपको सेक्रेटरी MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बताना पड़ेगा, आइदर थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट
एक्नॉलेजमेंट ड्यू प्लस ईमेल कंफर्मिंग द सेम। और इसको बताना पड़ेगा आपको फॉर्म एडीटी 4 के अंदर, ऑडिटर्स का फॉर्म होता है एडीटी 4, इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा। अगर आप इस चीज में फेल हो जाते हैं आप पे मिनिमम 1 लाख का जुर्माना और मैक्सिमम 25 लाख तक का फाइन लग सकता है। और ये सेम सेक्शन है वो मुटेंडिस एप्लीकेबल किसको होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट को अंडर सेक्शन 148 एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अंडर सेक्शन 204। तो सर हमें क्या बताया आपने, आपने मेरे को ये बताया कि सर फ्रॉड अगर कंपनी के अंदर होता है, दो तरह के फ्रॉड है, एक तो अमाउंट इज 1 करोड़ से कम, एक अमाउंट है 1 करोड़ से ज्यादा का। अगर 1 करोड़ से कम का अमाउंट है तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन विद इन 2 डेज किसको देनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और ऑडिट कमेटी को। क्या क्या बताना पड़ेगा उसके अंदर आपको, सर पार्टीज बतानी पड़ेगी, अमाउंट क्या है और नेचर क्या है फ्रॉड का, तो पैन बताना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है तो आपको उनका रिप्लाई भी रिसीव करना पड़ेगा। विद इन 45 डेज आता है तो वेल एंड गुड, विद इन 45 डेज नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर विद इन 45 डेज आता है तो जिस दिन रिप्लाई रिसीव होगा उसके अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या हुआ है, प्लस में आपको अपने ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स देने पड़ेंगे और जो रिपोर्ट आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी को दी थी उस रिपोर्ट के साथ उनका अगर कोई कमेंट ऑब्जर्वेशन है प्लस में उस चीज को भी इनकॉर्पोरेट करके आपको देना पड़ेगा। अगर उनका रिप्लाई रिसीव नहीं होता 45 डेज में तो आपको अपने ऑब्जर्वेशन प्लस में जो आपने रिपोर्ट दी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी को, क्योंकि उनके तो रिप्लाई रिसीव हुआ नहीं है, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ दैट 45 डेज। किसको, सेक्रेटरी एमसीए को, किसके थ्रू, स्पीड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू प्लस में रजिस्टर्ड पोस्ट प्लस ईमेल कंफर्मिंग द सेम। अगर आप इस चीज में फेल हो जाते हो फॉर्म एडीटी 4 के अंदर देनी पड़ेगी सारी डिटेल। अगर आप इसके अंदर फेल हो जाते हो आप पे मिनिमम फाइन 1 लाख का और मैक्सिमम आपका 25 लाख तक का फाइन लग सकता है। और ये सेम सेक्शन किस पे एप्लीकेबल होगा, यही सेम सेक्शन हमारा सेक्रेटेरियल ऑडिटर अंडर सेक्शन 204 और कॉस्ट अकाउंटेंट अंडर सेक्शन 148, इन दोनों पे भी ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ आई, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर समझ आई, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर बिल्कुल समझ आ गए। सर हमने पहले राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट देखा तो उसमें ए बी सी डी ई एफ देखा था, उसके बाद हमने देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट के साथ आपको कंप्लाई करना है। उसके बाद हमने देखा था ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या देना है, आपको अपने ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन देनी है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच होते हैं नहीं होते हैं। फिर आपको अगर कोई भी डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर है उसकी अगर डिटेल जानी है वो देनी पड़ेगी, और कोई घपला होता है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच नहीं होते वो सारी देनी पड़ेगी। आपको सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने पड़ेंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्लाई करके चलना पड़ेगा। प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस में सर अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 60 डेज के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास पावर होती है तो कमेंट करे, ऑब्जर्वेशन दे या फिर सप्लीमेंट्री ऑडिट कराए या टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है वो। प्लस में आप अगर ब्रांच ऑफिस है तो ब्रांच ऑडिट या तो खुद ऑडिट करो या फिर वहां के कोई ऐसे स्पेसिफाइड पर्सन जो कि क्वालिफाइड है इस ऑडिट करने के लिए और वो जो है इसके अंदर अपने ऑब्जर्वेशन दे सकता है एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री। अगर कोई वो ब्रांच हमारी आउटसाइड इंडिया है तो हमने फ्रॉड को भी दोबारा से देख लेता। आ जाओ ऑडिट कमेटी के ऊपर। सर ऑडिट कमेटी कौन फॉर्म कर सकता है, तो सारी लिस्टेड कंपनीज के लिए ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल होती है, बट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी तो इसके अंदर एवरी लिस्टेड कंपनी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट जो है मिल सकती है। बट कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिसके अंदर जो लिस्टेड नहीं होती बट हाँ उनको भी ऑडिट कमेटी फॉर्म करनी पड़ती है। कौन कौन सी कंपनीज होती है, ऐसी कंपनी जिनका पीबीटी कितना हो 10-50-100, क्या पीबीटी 10-50-100, पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़, बोरिंग्स ग्रेटर देन 50 करोड़ एंड टर्नओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़। अब इसके अंदर क्या होता है, ऑडिट कमेटी के अंदर आपका मिनिमम 3 डायरेक्टर जो है वो कितने डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर होने बहुत जरूरी है। उसके अंदर भी 2 ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने जरूरी है जो कि फॉर्मिंग मेजोरिटी, अगर 3 होते 6 होते हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग द मेजोरिटी, मिनिमम 3 डायरेक्टर होने जरूरी है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि फॉर्म करते हो मेजोरिटी। अगर 6 डायरेक्टर है तो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर 5 डायरेक्टर हैं तो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने जरूरी हैं। तो मेजोरिटी मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, जो मेजोरिटी मेंबर होंगे इंक्लूडिंग दैट चेयरपर्सन ऑफ दैट ऑडिट कमिटी हैज द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तभी तो वो ऑडिट कमिटी के क्या चेयरपर्सन के लिए लायक होंगे और ऑडिट कमिटी के अंदर पार्ट लेने के हकदार होंगे। अब हमारा सबसेक्शन 4 आता है, सबसेक्शन 4 143 सबसेक्शन 4, इसके अंदर क्या होता है, आपके फंक्शंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी क्या होते हैं। अब ऑडिट कमेटी आपने फॉर्म तो कर ली, उसकी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो क्या क्या काम करेगी, वो सारी चीजें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की रेम्यूनरेशन भी फिक्स करेंगे, ऑडिटर के टर्म्स भी फिक्स करेंगे और ऑडिटर के
ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी यही लोग करेंगे। तो ऑडिट कमेटी का नाम वर्ड से ही पता चल रहा है ऑडिट, ऑडिट के रिलेटेड जितने भी रेम्यूनरेशन हो उनका अपॉइंटमेंट हो, या फिर कोई रेम्यूनर और टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट हो 5 साल 10 साल जितने साल के लिए भी उस ऑडिट कमेटी को फॉर्म करना है, वो सारी चीजें कौन बताएगा? सर ये ऑडिट कमेटी बताएगी। और रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर इंडिपेंडेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट की, हाँ भाई वो जो ऑडिट कर रहे हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं कोई अनबाइज डिसीजन ले रहे हो, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई घोल जपाटा कर रहे हो, या फिर कोई कंपनी के बड़ी मैनेजमेंट के साथ मिलकर तो ये कोई काम नहीं कर रहे। तो ऑडिट कमेटी ये सारी चीजों को क्या इंडिपेंडेंटली रिव्यू करती है और बताती है, तभी इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आए हैं फॉर्मिंग द मेजोरिटी। आपको लॉजिक समझ आ रहा है वाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों लेके आया यहाँ पे? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे तो वो डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो अनबायस्डली देख पाएंगे कि ऑडिट कमेटी वो अच्छे से काम कर रही है, मतलब ऑडिट जो है ऑडिटर्स वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, आपको एग्जामिन भी करने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट की, हाँ भाई ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं, इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। अप्रूवल ऑफ सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ कंपनी विद रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टीज, ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकती हैं, ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन जो कि हमारी सेक्शन 188 के अंदर होती है। तो सर मेरी बात सुनो, ऐसी जो अप्रूवल होती है हमें ऑब्टेन करनी पड़ती है फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स बाय ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी से उन ट्रांजेक्शन का पहले अप्रूवल आएगा, तभी वो ट्रांजेक्शन्स जो है कंपनी कर सकती है, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन्स कंपनी नहीं कर सकती है। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 188 और ट्रांजेक्शन नॉट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 188। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो सब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 188, अगर ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 188 तो ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लगनी मैंडेटरी है। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि 188 सेक्शन के दायरे में आ रही है तो आपको ऑडिट कमेटी की अप्रूवल जो है लगेगी ही लगेगी, उसके बिना जो है ऑडिट कमेटी के बिना अप्रूवल के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। ऑडिट कमेटी की अप्रूवल यहाँ पे मैंडेटरी हो जाती है। बट अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसके साथ? होली ओन सब्सिडरी के साथ, तो भी आपको ऑडिट कमेटी की अप्रूवल जो है बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाती है। बट अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो जो कि स्पेसिफाइड नहीं है अंडर सेक्शन 188, ठीक है, अदर देन दो स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 188 जिसके अंदर ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगता है, बट ऑडिट कमेटी डज नॉट अप्रूव द ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसके अंदर ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगता है बट वो ट्रांजैक्शन जो है अभी ऑडिट कमेटी ने अप्रूवल नहीं दिया है, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप? उस केस में आप जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर कर सकते हो, बट उसका अमाउंट जो है 1 करोड़ तक होना चाहिए, वो भी इमरजेंसी बेसिस पे। बट आपको बाद में उस चीज को रेटिफाई कराना पड़ेगा बाय ऑडिट कमेटी। रेटिफाई का मतलब है बाद में अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय ऑडिट कमेटी, बट वो अप्रूवल भी कितने दिन तक ले सकते हो आप? विद इन 3 मंथ आपको वो अप्रूवल लेना पड़ेगा। इफ ऑडिट कमेटी जो है अप्रूवल नहीं देती, मतलब रेटिफाई नहीं करती, बाद में आपकी ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं करती, तो ऐसी ट्रांजैक्शन वॉइडेबल हो जाएगी। मतलब वॉइडेबल मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या है, इसको इनवैलिड बोल सकते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन आपकी इनवैलिड हो गई अगर वो ऑडिट कमेटी अप्रूव नहीं करती। तो ऑडिट कमेटी चाहे तो ऑमनिबस अप्रूवल भी दे सकती है, मतलब जनरल अप्रूवल दे दे कि आप 1 साल के अंदर ये स्मॉल ट्रांजैक्शन आप ट्रेंचेस के अंदर कर सकते हो, बट वो ऑमनिबस अप्रूवल की वैलिडिटी होती है वो होती है हमेशा 1 साल। और अगर कोई कंपनी जो है होली ओन सब्सिडरी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करिए तो ऑडिट कमेटी अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई वो ऐसी ट्रांजैक्शन है, वो किसके साथ है? अगर वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि होली ओन सब्सिडरी के साथ हो रही है बट वो अंडर सेक्शन 188 के अंदर स्पेसिफाइड ना हो, तो आप विदाउट ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के साथ वो ट्रांजैक्शन को आप बिल्कुल जो है कर सकते हो। आ जाओ मेरे साथ। अब क्या होता है, अगर आपको कोई स्क्रूटनी करनी है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब अगर कंपनी ने अपनी कोई सब्सिडरी कंपनी, अपनी कोई एसोसिएट कंपनी को लोन से एडवांसेस दिए हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करी है उसके अंदर, तो आप जो है स्क्रूटनी कर सकते हो। तो ऑडिट कमेटी का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन होता है। और वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और एसेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब आप जो है अंडरटेक कर सकते हो, कोई वैल्यूएशन करनी है आपको एसेट्स की, कोई कंपनी की किसी और एसेट की आपको वैल्यूएशन करनी है, तो आप जो है आपके पास बिल्कुल अधिकार है, आपके पास रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज को वैल्यू करने की। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो ऑडिट कमेटी के पास भी ये पूरा अधिकार होता है कि आप अपने इंटरनल कंट्रोल, जो कि कंट्रोल लगा रखे अपने रिस्क के ऊपर, तो रिस्क जो अच्छे से मिटिगेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो इस चीज का भी आपके पास पूरा अधिकार है उसको इवैल्यूएट करने का, कि अगर कोई ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं आ रही तो आप उन कंट्रोल को चेंज करो, उनके ऊपर और कंट्रोल लगाओ, कोई मजबूत कंट्रोल लगाओ। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑडिट कमेटी को दी गई है। उसके बाद मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ द फंड रेज थ्रू आईपीओ, पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर का क्या मतलब है? आपने जो है पैसा पब्लिक से मंगाया है, आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी जो आपने पैसा मंगाया है पब्लिक से, वो एक्चुअल में जिस पर्पस के लिए पैसा मंगाया था उसी पर्पस के लिए वो यूज हुआ है नहीं हुआ है। अगर वो पैसा उस पर्पस के लिए यूज नहीं है तो आप
कि आपको इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा कि उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं है तो किस पर्पस के लिए यूज़ करा है, और उस चीज़ की जो रिपोर्ट है जो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर अपर मैनेजमेंट को देनी पड़ेगी। तो ये सारे काम किस चीज़ के होते हैं? ये सारे काम एक ऑडिट कमेटी के होते हैं। अब आते हैं राइट्स एंड पावर्स। अब राइट्स एंड पावर्स क्या है, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या पावर्स है। अभी तक हमने इसकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस की बात करी थी। अब उसके पास अलग से पावर क्या होती है, पावर मतलब पावर स्ट्रेंथ क्या है उसके पास, कि वो क्या क्या चीजें कर सकता है। तो सर हमारी ऑडिट कमेटी जो है कॉल कर सकते हैं ऑडिटर को, और उनसे क्या मांग सकती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, मतलब उससे कमेंट मांग सकते हैं अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, या फिर स्कोप ऑफ ऑडिट के ऊपर, या फिर रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो ऑडिटर के साथ डिस्कस कर सकती है बिफोर सबमिशन। अगर कोई बोर्ड को जो सबमिशन जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, उससे पहले वो क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं किसके साथ, इंटरनल ऑडिटर के साथ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के साथ। जो रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करेंगे, जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उस चीज की डिस्कशन जो है प्रायर ही इंटरनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के साथ जो है ये ऑडिट कमेटी कर सकते हैं। तो ये चीज की इसके पास पावर होती है, ये चाहे तो कर सकती है चाहे तो नहीं कर सकती। ऊपर हमने क्या देखे थे, इसकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो चीज तो उसको करने ही करने हैं, बट उसके अलावा अपनी पावर से आगे जाके ये चीज क्या क्या कर सकती है, ये चीजें इसको करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं ऑडिट कमेटी हैव द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर्स इन रिलेशन टू सबसेक्शन 4 एंड शैल हैव द पावर टू ऑब्टेन एनी फुल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो सेक्शन 4 के अंदर हमने इतनी सारी चीजें बात करी थी अभी, ये जो होती है हमारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इसके अंदर अगर कुछ ऐसा घपला उन्हें समझ आ रहा है, अगर कुछ ऐसा घपला उनको दिख रहा है, तो उसके अंदर के मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, रिकॉर्ड्स मंगवा के, कंपनी से रिकॉर्ड मंगा के उसके मैटर्स को जो है अथॉरिटी टू इन्वेस्ट होती है, उनके पास अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट होती है, फुल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है वो उस कंपनी का जो है ले सकती है। उसके बाद क्या आता है, ऑडिटर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल के पास क्या होता है, ऑडिटर एंड की मैनेजरियल पर्सनल के पास होता है राइट टू बी हर्ड इन द ऑडिट कमेटी बट डज नॉट हैव द राइट टू वर्ड। मतलब ऑडिटर प्लस में की मैनेजरियल पर्सनल। सर हमारे की मैनेजरियल पर्सनल बोलते होते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं हमारे चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये और सीएफओ ऑफ द कंपनी, सारे हमारे होते हैं की मैनेजरियल पर्सनल। ये क्या कर सकते हैं, ऑडिट कमेटी के अंदर जा सकते हैं, बट ये सुन सकते हैं ऑडिट कमेटी के अंदर, उसके अंदर उनका राइट टू वोट नहीं होता है। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी टू बी डिस्क्लोज्ड इन ऑडिट रिपोर्ट। ये जो जितना भी कॉम्पोजिशन है, मतलब ऑडिट कमेटी में कौन कौन मेंबर है, डायरेक्टर कितने हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं, उनका कॉम्पोजिशन, उनके अंदर लोग कितने कितने हैं, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो सारा हमें डिस्क्लोज किसमें करना पड़ेगा, हमें बोर्ड रिपोर्ट के अंदर वो जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो विजिल मैकेनिज्म भी होता है, विजिल मैकेनिज्म किस किस पे एप्लीकेबल होते हैं, जितने भी लिस्टेड कंपनीज होती है उस पर विजिल मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, और ये सारा काम किसका होता है, ऑडिट कमेटी को विजिल मैकेनिज्म को देखने रखने का काम होता है। और अगर कोई कंपनी जो कि पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, या फिर जिसकी बोरिंग 20 करोड़ से ज्यादा है, सॉरी 50 करोड़ से आता है, किससे, बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसने जो है बोरिंग ले रखी है 50 करोड़ से ज्यादा, तो उसके अंदर भी विजिल मैकेनिज्म की जो है, विजिल मैकेनिज्म की जो जो कंप्लायंस है वो इस कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर तो विजिल मैकेनिज्म की जो कंप्लायंस है वो होती है, बट ऐसी जो कंपनी जिसने बोरिंग्स कर रखी हो बैंक से या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ से ज्यादा, या फिर कोई कंपनी जिसने पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रखे हो, उस कंपनी को विजिल मैकेनिज्म जो है एप्लीकेबल हो जाता है। अब इसके अंदर क्या आता है, विजिल मैकेनिज्म के अंदर जो डायरेक्टर एम्प्लॉय हैं वो जेन्युइन कंसर्न्स जो हैं इस ऑडिट कमेटी को, या जो विजिल मैकेनिज्म देखती है, इस विजिल मैकेनिज्म कौन देखता है, सर ये ऑडिट कमेटी देखती है विजिल मैकेनिज्म। उस कंपनी जो डायरेक्टर एम्प्लॉय है वो अपने कंसर्न्स, विजिल मैकेनिज्म क्यों आता है, सर विजिल मैकेनिज्म होता है अगर कुछ ऐसा गलत काम हो रहा है कंपनी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम पॉस्ट लगाते हैं, जो एक पॉस्ट करके आजकल एक नई स्कीम जो हर एक कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है कि कोई गलत काम हो रहा है लड़की या लड़के के खिलाफ, तो वो जो है कंपनी की मैनेजमेंट को जो है बता सकते हैं। ये सारी चीज़ों का जो काम है, देख रेख करना है, ये सारा काम होता है विजिल मैकेनिज्म का। तो सारी लिस्टेड कंपनीज या फिर जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, या फिर कोई बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर 50 करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि बड़ी कंपनी हो गई तो बहुत सारे इंप्लॉइज हो गए, इसलिए विजिल मैकेनिज्म का जो है कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो डायरेक्टर और इंप्लॉय हैं जो वो रिपोर्ट कर सकते हैं जेन्युइन कंसर्न, प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन। अगर कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसी, देखो क्या होता है कभी कभी बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं जो कंपनीज के अंदर काम करती है, उनके साथ भी गलत हरकतें होती है, तो उसको जो विक्टिमाइजेशन है उसको प्रॉपर सेफगार्ड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उनकी टीम बदली जाती है, उनको बोला जाता है कि आप इस ऑफिस में ना काम करके आप घर से भी काम कर सकते हो। तो ऐसे जो कि राइट्स और ऐसे कोई अगर पावर को एक्सरसाइज करता है, तो ये सारी पावर को एक्सरसाइज करने का हक किसका होता है, ऑडिट कमेटी का। डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी इन एक्सेप्शन केस, अगर कुछ ऐसा कांड हो गया जो कि बिल्कुल नॉर्मल केस में नहीं होता है, उस केस में तो है आप डायरेक्टली ही ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन के पास जाके इस चीज की कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। ऑडिट कमेटी शैल ओवरसी द विजिल मैकेनिज्म थ्रू दिस कमेटी। ऑडिट कमेटी ही सारी विजिल मैकेनिज्म का जो भी काम होता है, कुछ कोई गड़बड़ होती है, कुछ होता है, तो सारी चीजें ये ऑडिट कमेटी ही देखती है।
इन केस ऑफ रिपीटेड फ्रिवलेस कंप्लेंट्स बीइंग फाइल्ड बाय डायरेक्टर एम्प्लॉय सूटेबल एक्शन शुड बी टेकन। अगर उन्हें लगता है कि बार बार इसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट फाइल हो रही है तो ऑडिट कमेटी सूटेबल एक्शन ले सकती है। मे बी उस एम्प्लॉय को निकाल भी सकते हैं और मे बी उस एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर सकते हैं और मे बी उस एम्प्लॉय के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा भी जो है ऑडिट कमेटी कर सकती है। तो यही हमारा ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, जो कि अब ये जो आपका एप्लीकेबल है ये आपका सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स इस वाली रिवीजन वीडियो को अच्छे से देखें और इस चीज को समझें। तो एक बार दोबारा से फटाफट से जो भी हमने पढ़ा इसको 2 सेकंड के अंदर 2 मिनट के अंदर फटाफट से रिवाइज करें। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के अंदर हमने देखा एवरी ऑडिटर हैज द राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स ए बी सी डी एफ, एडवांसेस, बुक एंट्रीज, कंपनी डिपॉजिट, एक्सपेंसेस फॉर कैश। उसके बाद जो जितनी भी होल्डिंग कंपनी होती है उसके अंदर जो सब्सिडरी कंपनी होती है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी एक्सेस मिलता है अगर आप कंसोलिडेशन करते हो। उसके बाद हमने देखा था जितने भी ऑडिटर है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके हिसाब से बनाने एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है सर। उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन है टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ मिली हो, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाई करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। उसके बाद हमने देखा था एक्सेस टू द ऑफिस बुक्स, जितनी भी होती है ब्रांच ऑफिस का भी इनके पास एक्सेस होता है। प्लस में अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई उसकी भी सारी डिटेल है रिपोर्ट है उसके अंदर देनी पड़ती है। तो उसके साथ अगर कोई नेगेटिव या क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो भी ऑडिटर को इस चीज को बताना पड़ता है। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन करेगा? गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है अपॉइंट करेगा। उसके बाद अगर उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है विद इन 60 डेज वो तो सप्लीमेंट्री ऑडिट करा देगा, कोई कमेंट देने होंगे वो दे देगा, वरना टेस्ट ऑडिट भी करा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा ऑडिटर शैल कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अगर कोई ब्रांच ऑफिस है आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया तो या तो ऑडिटर करे या फिर कोई ऐसा सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स ऑफ दैट एरिया या फिर ऑफ दैट कंट्री करे। उसके बाद जो है उसको बेसिस पे वो कंसोलिडेट कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं फ्रॉड रिपोर्टिंग 143 सबसेक्शन 12 143 सबसेक्शन 12 के अंदर अगर लेस देन 1 करोड़ का फ्रॉड है, अगर मोर देन 1 करोड़ का फ्रॉड है, लेस देन 1 करोड़ का फ्रॉड है, आपको किसको बताना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी को कितने दिन के अंदर, कितने दिन विद इन 2 डेज। और क्या बताना पड़ेगा? पैन, पी से क्या पार्टीज, अमाउंट और नेचर ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व। 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है तो क्या बताना पड़ेगा आपको? जो है 2 चीजें आपका, अगर या तो रिप्लाई सीक होता है या रिप्लाई सीक नहीं होता विद इन 45 डेज, और अगर रिप्लाई सीक नहीं होता विद इन 45 डेज तो क्या होता है? अगर विद इन 45 डेज उसके अगले 15 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडीटी 4 के अंदर, और विद इन 45 डेज नहीं होता तो एंड ऑफ 45 डेज आपको 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडीटी 4 के अंदर क्या क्या किसके थ्रू, सेक्रेटरी एमसीए को किसके थ्रू एक्नॉलेजमेंट पोस्ट रजिस्टर्ड बोर्ड ईमेल कंफर्मिंग द सेम। और अगर नहीं करते तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा 1 लाख से लेकर 25 लाख तक। ऑडिट कमेटी के अंदर क्या कहते हैं? लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होता है पीबीटी 10/50 पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़, बोरिज ग्रेटर देन 50 करोड़ और टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़। उसके बाद क्या होता है? मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग द मेजॉरिटी। उसके बाद हमने देखा इनके रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी क्या है, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्मिनेशन, और जितने भी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ये देखते हैं। उसके बाद अगर कोई रिव्यू करना ऑडिटर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये देखते हैं। उसके बाद अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एग्जामिन करने तो ये करेंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूवल जो है ये देंगे। उसके बाद हमने देखा था अगर कोई स्क्रूटनी करनी है इंटर कॉर्पोरेट लोन की वैल्यूएशन करानी है, या फिर कोई पैसा जो आईपीओ के लिए रेज हुआ था वो कहाँ पे यूज हुआ है, या फिर हमारे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर कोई भी अगर इनको देख रेख करनी है वो देखते हैं। उसके बाद इनके राइट क्या होते हैं? ये कॉल कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, या फिर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को बिफोर सबमिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट। उसके बाद इनके पास अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट होता है सबसेक्शन 4 जो कि हमारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है उसके ऊपर एग्जामिन कर सकते हैं ये, और अपने फुल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है मांग सकते हैं। उसके बाद ऑडिटर्स का की मैनेजर पर्सन है उनके पास राइट टू अटेंड होता है बट राइट टू वोट नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा विजिल मैकेनिज्म किस किस पे एप्लीकेबल होता है। हर एक लिस्टेड कंपनी जिसने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करो या फिर जिसने लोन या बोरिंग्स ले रखे हो किससे, बैंक या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस पर विजिल मैकेनिज्म जो है एप्लीकेबल होता है। जितने भी इंप्लॉयज डायरेक्टर हैं यहाँ पे जो है अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। और इसका डायरेक्ट एक्सेस क्या है ऑडिट कमेटी को किसको मिलता है? जो ऑडिट कमेटी जो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर चेयरपर्सन के पास भी जा सकते हैं। प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन होता है, और इन केस ऑफ फ्रिवलेस कंप्लेंट तो उसके अगेंस्ट उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो है सूटेबल एक्शंस भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ कंपनीज एक्ट। थैंक यू सो मच। आपको होप करता हूँ ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताइए हम और किस टॉपिक्स की वीडियो डालें आपको, जिससे जल्दी से जल्दी आपकी कंपनीज एक्ट की रिवीजन फटाफट से हो जाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।